सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग लेकर आए हैं वोकैब की एक सीरीज जिसमें मोस्टली आपके मतलब 2 मंथ्स में हम लोग 1000 वोकैब कवर कर लेंगे। ये पूरी एक सीरीज है वोकैब की। और जितने भी आपके ट्रेंडिंग एग्जाम्स हैं, जैसे अभी आपका अपकमिंग एग्जाम DSSB है, SSC का भी कैलेंडर आ गया है, और बाकी बैंकिंग एग्जाम्स के तो मतलब चलते हैं, आपको सबको पता है अगस्त से स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वोकैब आजकल अच्छी खासी इंग्लिश का जो पोर्शन है बहुत ही अच्छा हो रहा है। हाँ, सभी में लेवल थोड़ा थोड़ा अच्छा सा आ रहा है, मॉडरेट लेवल रह रहा है सभी का। तो अगर वोकैब पता होती है तो आपकी थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, और एक्यूरेसी बढ़ती है तो उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो DSSB की भी अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस किए होंगे, देखा होगा, इसमें वोकैब काफी ही अच्छी आती है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे। आपको करना क्या है, ज्यादा एफर्ट नहीं डालने, आपको ऐसा कंटेंट इसमें दिया जा रहा है कि आप बस देखेंगे, सुनेंगे, आपको तो भी याद हो जाएगा। बस रिवीजन करते रहना है, सिर्फ इतना सा करना है कि रिवीजन करना है, तो अपने आप इजीली वे में आपको मतलब हम लोग जब ज्यादा कोशिश करते हैं ना अपने दिमाग में डेटा डालने की, तब हम उसको याद नहीं रख पाते हैं, रिकॉल नहीं कर पाते हैं। दिमाग को खाली करके केवल सुनना है और ध्यान से देखना है अपने आप। जैसे मूवीज आप लोग देखते हो, कुछ डायलॉग आपको एकदम से याद हो जाते हैं, बस यूं ही याद हो जाते हैं, पता नहीं क्यों याद हो जाते हैं। क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल जो होता है बहुत ही हाई होता है, और हमारे जितने सेंसेस होते हैं पूरे एक्टिव हो जाते हैं। कुछ भी अच्छा सा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है, या कुछ भी जो हमारे विजुअल्स हैं वो बढ़ते हैं। तो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। इंटरेस्ट लेकर आइए, सारी चीजें इजी हो जाती हैं। तो भी हम फिलहाल अभी स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं वोकैब में इसको किस तरीके से तैयार करेंगे। और यहाँ पे एक पैटर्न रखा गया है, जैसे जो भी हम वोकैब जो भी पढ़ा करेंगे, उस वोकैब से रिलेटेड अगर कोई फ्रेजल वर्ब है या ईडियम है, तो वो दिमाग में जरूर रिकॉल करनी है। अगर आप लोगों को याद है तो अपना भी ये चीज करते जाइए, एक बार ये प्रैक्टिस करके देखिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। अगर नहीं याद है तो यहाँ से जितने मुझे याद आएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। चलिए, तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? वोरेशियस। फर्स्ट वर्ड इज वोरेशियस। अच्छा, इसका क्या मतलब है वोरेशियस का? इमेज देख के कुछ तो आइडिया लग ही रहा होगा कि इंसान क्या और कर रहा है, बहुत ज्यादा खा रहा है। खा रहा है मतलब इसको बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा खा रहा है। तो वोरेशियस का मतलब होता है, ये इसका मीनिंग है, ईटिंग और वांटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड्स। फूड मतलब उसको लार्ज अमाउंट्स में चाहिए, जितना भी जो कुछ चाहिए बस ज्यादा मात्रा में चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो इसका एक निमोनिक, इसको याद रखने का तरीका है, मतलब ये खुद ही का बनाया हुआ निमोनिक है। बोरा से याद कर लो, बोरा। बोरा भर के चाहिए, कुछ भी चाहिए तो बोरा भर के चाहिए। तो बोरा, वोरेशियस, बहुत ज्यादा चाहिए, बोरा चाहिए, बोरा चाहिए। बोरा गांव में बोलते हैं ना, एक बोरी होती है जिसमें सामान भरा जाता है, और एक बोरा होता है, वो बड़ा वाला बोरा होता है। तो वो बोरा, बोरा बड़ा होता है, उसमें सामान ज्यादा रखना होता है, इसलिए ज्यादा क्वांटिटी के लिए बोरा। बोरा से हम याद कर लेंगे वोरेशियस, वोरेशियस। और OUS लगा है किसी वर्ड के एंड में, मोस्टली वो आपके एडजेक्टिव ही होंगे। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच क्यों याद रखनी है? क्योंकि आप अगर SSC के पैटर्न देखें तो उसमें नियर सिनोनिम्स जरूर दे दिए जाते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है पार्ट ऑफ स्पीच का, कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और जो आपके ऑप्शंस में है, अगर दो नियर सिनोनिम उसके आ रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच से मैच किया जाएगा कि क्वेश्चन की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तब आप उसको आंसर सिलेक्शन में एक को निग्लेक्ट करते हैं और एक को मतलब एक को हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, एक का आपका वो करेक्ट आंसर होता है। तो इसलिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच को भी ध्यान में रखना होता है, और पार्ट ऑफ स्पीच कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, कुछ कुछ तो ट्रिक से याद होती है। जैसे OUS लग रहा है तो वो आपके ज्यादातर एडजेक्टिव ही होंगे। अच्छा, इसके सिनोनिम देख लेते हैं। एक्सेसिवली हंगर, बहुत ज्यादा मात्रा में भूख होना, किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा भूख होना। इनसेटिएबल, इनसेटिएबल को ऐसे याद करेंगे कि जिसको सेटी ना किया जा सकते, जिसको संतुष्ट ना किया जा सकते, जो अतृप्त है, इनसेटिएबल है, इनसेटिएबल है। सेट ही नहीं है, इनसेटिएबल है। ग्लूटेननेस है, बहुत भूखा है, मतलब बहुत भूखा क्या, ज्यादा खाता है, पेटू है, पेटू है, इतना बड़ा उसका पेट है कि
खिलाते रहो तो भी पेट नहीं भरता। ग्लूटनस है, सॉरी ग्लूटनस है, एडजेक्टिव चाहिए हमें, इसलिए ग्लूटनस है। वेरी ग्रीडी, बहुत लालची है, लालच भी वही चीज है, जितना दे दो उतना कम। अविड है, बहुत लालची है। रेवेन्यस है, अतृप्त है, बहुत मात्रा में उसे चाहिए होता है। रेवेनस है, ठीक है। तो कैसे याद करा हमने इसको? बोरा, बोरा मतलब ज्यादा चाहिए होती है कोई भी चीज, तो वोरेशियस हो गया, मतलब कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में चाहना। और इसके सिनोनिम इनसेटिएबल है, मतलब असंतुष्ट जिसे कहो, या अतृप्त है जो जिसको सेट ही नहीं किया जा सकता, इनसेटिएबल है। ग्लूटोनस है, मतलब पेटू है, बहुत ज्यादा उसका पेट बहुत बड़ा है। वेरी ग्रीडी, बहुत लालची है। अविड है, रेवेनस है। तो इस तरीके से रेगुलर याद करेंगे, हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज ब्रिस्कली। अच्छा, ये जो ब्रिस्कली है, इमेज के थ्रू आपको पता चल रहा होगा कि ये लड़की बड़ी स्पीड में कहीं जा रही है, ये स्पीड दिखाई गई है, बहुत ही स्पीड में कहीं जल्दी चली जा रही है। मतलब कोई भी काम कुछ भी करना तो बहुत तेजी से करना, क्विकली करना, एकदम इंथुजियास्टिकली करना। इंथुजियास्टिक मतलब बहुत एनर्जी होना। कहते हैं जब आप पॉजिटिव होते हैं या कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट की जगह आप अंदर से इंटरनली एनर्जेटिक होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ फियर और ये सब भी चल रहा होता है, लेकिन जब इंटरनली आप एनर्जेटिक हैं तो आप बहुत अच्छे से प्रेशर भी हैंडल कर लेते हो, बहुत अच्छे से स्मूथली सारी चीजें भी कर लेते हैं। तो ब्रिस्कली का मतलब क्विकली, कोई भी काम बहुत क्विकली करना। कोई अपॉर्चुनिटी आई, आपने क्विकली उसको ग्रैब कर लिया, तो क्विकली कोई भी काम बहुत तेजी से करना, तो ब्रिस्कली, क्विकली। निम्बली, निम्बली मतलब बहुत तीव्रता से, कुछ रैपिडली, बहुत तेजी से। विग्रसली, फुल ऑफ एनर्जी। विग्रस होना मतलब फुल ऑफ एनर्जी होना, तो विग्रसली ये एडवर्ब है ना, एलवाई। अच्छा, ये एलवाई जिस वर्ड के एंड में ज्यादातर आता है वो एडवर्ब होते हैं, तो ये एडवर्ब है। अगर हम इसको विग्रस लिखते, OUS आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव बन जाता, पर हमें एडवर्ब बनाना है तो एलवाई आ गया, विग्रसली हो गया। विग्रसली मतलब फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिकली। एंथुजियास्टिकली मतलब आपके अंदर इतनी एनर्जी है, एंथुजियास्ट हैं आप, फुल ऑफ एनर्जी है। एंथुजियास्टिकली। प्रॉम्प्टली, एकदम क्विकली, बहुत तेजी से। प्रॉम्प्टली, कोई भी एक्शन लेना तो प्रॉम्प्टली, तुरंत ले लेना एक्शन, इतने क्विक होते हैं। क्विकली हो गया, डन। ब्रिस्कली का मतलब क्विकली, क्विकली। अब इसके सिनोनिम्स अगर देखें, निम्बली बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही तीव्रता से। निम्बली बहुत ही तीव्रता से। रैपिडली बहुत ही तेजी से। विग्रसली फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिकली। enthusiastically full of energy, full of motivation, enthusiastically, promptly एकदम तेजी से, तीव्रता से। easy। तो first word is voracious and second is briskly. Now the third word is tardy. अच्छा, tardy, देखने में कछुआ, कछुआ क्या होता है? स्लो होता है, बहुत ज्यादा स्लो। टार्डी है भाई, कोई चीज बड़ी स्लो है, बड़ी ही लेथार्जिक है। यस, लेथार्जिक, वी कैन से लेथार्जिक है। लेथार्जिक मतलब कोई चीज बहुत ही सुस्त है, लेथार्जिक है, आलसी भरी है। कछुआ को वही कहा गया था ना, बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली। जो स्टोरी है आपकी कछुए और खरगोश वाली, उसमें कछुआ बहुत ही धीरे धीरे चलता है, हालांकि एंड में जीत जाता है। इसमें अच्छी चीज क्या होती है, वो कंटिन्यूटी बनाए रहता है, भले ही धीरे चलता है पर कंटिन्यूटी रखता है। तो आपकी पेस क्या है चलने की, वो मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि आप कंटिन्यूअस हैं या नहीं है। तो बीच में रुक गए, आराम लेने लगे खरगोश की तरह, आराम, तो वो फिलहाल छोड़ो इस टॉपिक को। अभी फिलहाल टार्डी जो है हमने देख लिया, मूविंग स्लोली मतलब कोई भी काम धीरे धीरे करना, स्लोली। अच्छा, इसके जो सिनोनिम है वो क्या होंगे? किसी भी काम में लेट हो जाना, बिलेटेड होना, ओवर डी हो जाना, टाइम से ऊपर निकल जाना, एक तरीके से ओवर टाइम हो जाना। स्लगिश, बहुत ही लेथार्जिक है, धीमा है, सुस्त है। और एक हेल्ड अप, कोई भी काम देरी से करना तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब आती है हेल्ड अप। तो हम कुछ और फ्रेजल वर्ब या फिर इडियम्स जो हैं हमारी देख लेते हैं, कुछ इडियम्स भी आएंगे, कुछ फ्रेजेस भी आएंगे, वो भी देखेंगे। तो हेल्ड अप तो एक हमने देख ही लिया, ठीक है। अब
एक कहा जाता है एट अ स्नेल्स पेस। स्नेल तो सब जानते हो ना, वो कुछ इस तरीके से दिखता है, रिंगता सा है, मतलब धीरे धीरे वो भी चलता है बहुत। तो एट अ स्नेल्स पेस इसका मतलब ये होता है कोई भी बहुत मूविंग स्लोली, बहुत धीरे धीरे चलना, सुस्त होना, धीरे चलना, ठीक है, तो मूविंग स्लोली। और हेल्ड अप हो गया, एट अ स्नेल पेस हो गया, ठीक। और कुछ आपको याद आए तो उसमें जरूर ऐड कर लेना, सुस्त या आलसी से रिलेटेड जो भी आए हैं दिमाग में। तो एट अ स्नेल स्पेस एक आपकी यहाँ से फ्रेज जरूर तैयार हो जाएगी, एट अ स्नेल स्पेस, ठीक है। टार्डी, टार्डी से रिलेटेड वर्ड क्या क्या है? मूविंग स्लोली, लेट हो जाना, बिलेटेड होना, ओवर ड्यू होना, ओवर टाइम होना, लेथार्जिक होना, स्लगिश होना, हेल्ड अप। हेल्ड अप कोई भी काम में डिले कर लेना, यस डिलेड भी लिख सकते हैं, डिलेड, डिलेड। अच्छा ईडी लग के एडजेक्टिव बना दिया इसे हमने, क्योंकि हमारी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, इसलिए हमें यहाँ पे डिलेड में ईडी लगाना पड़ा एडजेक्टिव बनाने के लिए। कंप्लीट, इजी था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोडिगल। अच्छा प्रोडिगल क्या है? ये जो वर्ड है ये एक तरीके से थोड़ा सा पॉजिटिव भी है, निगेटिव उतना नहीं कहेंगे, पर हाँ थोड़ा थोड़ा है निगेटिव भी, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये खर्चे से रिलेटेड है। सबसे पहले इसकी पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो वो एडजेक्टिव है, प्रोडिगल है कोई चीज, तो वो ये एडजेक्टिव क्या होता है? जो क्वालिटी बता रहा होता है। तो प्रोडिगल क्वालिटी बता रहा है एक तरीके से, ऐसे कि वो प्रोडिगल माने कोई भी बहुत पावरफुल होना या बहुत ज्यादा मात्रा में किसी चीज का होना, जैसे कि खर्चीला होना, सीधे सीधे कहेंगे हम लोग खर्चीला होना, एक्स्ट्रावेगेंट होना, एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला। अच्छा एक्स्ट्रावेगेंट दे रखा है ऑप्शन इधर सिनोनिम्स में, एक्स्ट्रावेगेंट होना, खर्चीला होना, स्पेंड थ्रिफ्ट होना, प्रोफ्लीगेट होना, लग्जूरियस, मतलब कोई भी चीज लग्जरी होगी तो बहुत ही खर्चे वाली तो होगी ही, इसलिए लग्जूरियस होना, लग्जूरियस होना, प्रोफ्यूज होना, ऑप्युलेंट होना, सम्पटुअस होना, कोई भी चीज खर्चीला, बहुत ही खर्चा करने वाली या खर्चीली कह सकते हैं सीधे सीधे, खर्चीली। समझ में आ गया है फिलहाल तो, खर्चीली होना। अच्छा इससे कुछ इडियम निकल कर आते हैं और फ्रेजेस, इडियम एंड फ्रेजेस में देखते हैं क्या क्या निकल कर आ रहा है। कॉस्ट एंड, कोई चीज खर्चीली होना मतलब कॉस्ट एंड आर्म, बहुत से लोगों को याद भी आ गई होगी, कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। इतनी महंगी है भाई, आपको आर्म एंड लेग, आर्म एंड लेग देनी पड़ रही है उसके लिए, इतना महंगा है भाई कोई चीज। तो कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, दैट इज वेरी खर्चीला, कोई भी चीज खर्चीला होना। और बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, इसका भी वही मतलब है कि आपके पास इतना अमाउंट में कुछ है कि आप बड़े उत्सुक हैं उसको खर्च करने के लिए, इतना पैसा है कि आप अपने आप पॉकेट कह रही है भाई खर्च करो खर्च करो, इतना खर्चा करना। प्रोडिगल, तो दो यहाँ से हमने देख लिए हैं फ्रेज, कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग और बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। एक और होता है, एक और है जो हमारा वर्ड क्या था, कुछ कॉस्ट से ही रिलेटेड है, याद नहीं आ रहा है अभी, कॉस्ट अ पेनी, पेनी करके कुछ है, पेनी, कॉस्ट अ प्रिटी पेनी, ऐसे करके एक वर्ड है, आप चेक कर लीजिएगा, कॉस्ट अ प्रिटी पेनी। फिलहाल दो हमने देख ली, कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब बहुत खर्चीला होना, बर्ना होल इन वंस पॉकेट का मतलब भी बहुत खर्चीला हो, बहुत खर्चा करना। प्रोडिगल हो गया। अच्छा नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्टर। ऑस्टर मतलब कोई भी चीज सिंपल होनी, एक तरीके से फॉर्मल कह सकते हैं कि कोई चीज फॉर्मल है। अच्छा फॉर्मल है तो मतलब वो काफी स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट है, जैसे इंटरव्यू होता है फॉर्मल होता है ना, जितना फॉर्मल होता है उतना ही सिंपल होता है। आप कोई भी वहां फैंसी चीजें नहीं देखेंगे,
आप भी जाते हैं तो बड़ा ड्रेसअप होके जाते हैं, बड़ा फॉर्मल से जाते हैं, सिंपल से जाते हैं, पर स्ट्रिक्टनेस होती है कहीं ना कहीं, रूल्स में रेगुलेशंस में बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है कि आपको वो फॉलो करने होते हैं कुछ चीजें। तो उसी को कहा जाता है ऑस्टर, वेरी सिंपल, और उसी से वेरी स्ट्रिक्ट भी। सिंपल है इसलिए स्ट्रिक्ट है, रिजिड है, कोई चीज फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है। तो सीवियर इन मैनर है, एग्जैक्टिंग है, जैसा है मतलब जैसा है जो उसकी फॉर्म है नेचुरल, बिल्कुल वैसी ही है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई। एग्जैक्टिंग है, एग्जैक्टिंग जैसा है वैसा ही है। फॉर्मल है, स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिंजेंट है, सिंपल है, सबड्यूड है, इसको जरूर याद कर लेना, सबड्यूड है, सबड्यूड है मतलब सिंपल है, स्ट्रिक्ट है, ऑस्टर है, ऑस्टर वेरी सिंपल या फिर वेरी स्ट्रिक्ट है, सीवियर है, एग्जैक्टिंग है, फॉर्मल है, स्ट्रिंजेंट है मतलब स्ट्रिक्ट है, कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट। जो इंसान देखा जाए तो एक होता है अलग तरीके से स्ट्रिक्ट कि हाँ बस फालतू का स्ट्रिक्ट बने हुए हैं, एक होता है अपने रूल्स और एथिक्स के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं, जो है वैसे ही फॉलो करना है। तो कहीं ना कहीं वो अपने एथिक्स और अपने मोरल के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट होते हैं, रिजिड होते हैं, मतलब फॉलो करना है तो करना ही है। तो वो वाला सिम, और कहीं ना कहीं सिंप्लिसिटी भी उन्हीं के पास मिलेगी आपको। जितने ज्यादा जो पहले के गुरु वगैरह हुआ करते थे, अगर एंशियंट टाइम में हिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे, तो बड़ी प्रॉपर चीजें फॉलो करी जाती थी, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी, लेकिन हम्बल भी लोग उतने ही थे, उतनी ही सिंप्लिसिटी थी लोगों के पास, उतने ही सिंपल थे, कोई भी दिखावा नहीं था, कुछ नहीं था। तो उसी को कहा गया ऑस्टर। अच्छा लेविश, वो तो सिंपल हो गया, लेविश भाई सब चीजें ग्रैंड होना एकदम से, बहुत ही ज्यादा खर्चीला, ये भी खर्चीला के सेंस में कह सकते हैं, और कोई चीज ग्रैंड भी कह सकते हैं, जैसे बहुत ही ग्रैंड किसी का वेलकम कर देना, या कोई भी चीज है बड़ी ग्रैंड है, बहुत ही आलीशान है, तो लेविश है एकदम, बहुत ही खर्चीली वो चीजें हैं जिसमें। जैसे मीनिंग के लिए गिविंग, इसका मीनिंग क्या है, गिविंग और स्पेंडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मतलब कोई चीज ऐसी है जिसमें आपने बहुत पैसा खर्च किया है उसको एकदम से लग्जूरियस बनाने के लिए और उसको बहुत फैसिनेटिंग बनाने के लिए, तो वो लेविश है, कोई चीज बहुत ही ग्रैंड है। स्प्लेंडेड है, खर्चीली है, प्रोफ्यूज है, बाउंटीफुल है, मतलब खर्चीली है, खर्चीली है, खर्चीली है, ठीक है, लेविश। डन। इसके पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज डेप्लोरेबल। अच्छा डेप्लोरेबल, इमेज से पता चल रहा है भाई क्या कर रहे हैं 50 लोग जब पिंच कर रहे होते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, ये वो फलाना ढिमाका, ये कमी है वो कमी है, तो एक तरीके से कोई चीज कितना मोरली बेड उसको फील करा रहे हैं इस इंसान को, जो भी है। तो वो मोरली बेड होना, डिसअप्रूवल मिलना, शेमफुल फील करना, ये सब क्या है, एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी एडजेक्टिव। एबल, डिप्लोरेबल, एबल खानी पड़ी भाई, इतना सर में दर्द हो रहा था तो एबल खानी पड़ गई। डेप, क्यों सर में दर्द हो रहा था, क्यों, मोरली बेड कोई चीज थी, डेप्लोरेबल थी, बहुत ही डेप्लोरेबल थी, डीप तक चली गई, इतनी डेप्लोरेबल थी, ठीक है। तो मोरली बेड है, डिजर्विंग डिसअप्रूवल है, मतलब उस डिसअप्रूवल मिला है। और इसके सिनोनिम देखेंगे तो अनफॉर्चुनेट है, बड़ा ही कहते हैं ना दुर्भाग्यशाली कुछ है, शेमफुल है, जैसे जब एग्जाम नहीं क्लियर होते हैं तो क्या होता है कि हम लोग पूरे एक साल तो तैयारी करते हैं, जब रिजल्ट आता है और अनफॉर्चुनेटली हम उसमें फेल हो जाते हैं, तो हम लोग बाहर निकलने से भी शर्मा रहे होते हैं, एक तरीके से हो सकता है सामने वाला कुछ ना ही कहे, लेकिन हमें अंदर से फील हो रहा होता है। तो मोरली बैड कोई चीज अनफॉर्चुनेट है, शेमफुल है, हमारे लिए शेमफुल है, इसलिए हम सोचते हैं भाई कोई ये कह देगा वो कह देगा और हमें अजीब सा लगेगा, तो शेमफुल है। डायर, डायर सिचुएशन होती है, जैसे कि डायर मतलब बहुत खराब सिचुएशन है या कुछ भी है, तो बहुत डायर ऐसी बेकार सी है, बहुत शेमफुल है, मरने वाली लगभग ऐसी स्थिति। लाइक डायर तो बिल्कुल निगेटिव वर्ड है, बहुत ज्यादा डायर सिचुएशन, बहुत खराब स्थिति होना। डिजास्ट्रस है, खराब है। डिस्ट्रेसिंग है, बहुत तनाव भरी है। ड्रेडफुल है, वही
अनफॉर्चुनेट, खराब सी है, शेमफुल है, रिप्रेहेंसिबल है। रिप्रेहेंसिबल भी मतलब कोई चीज शर्मनाक है, रिप्रेहेंसिबल घृणात्मक है, कोई चीज खराब सी है। स्कैंडलस, स्कैंडल से याद कर लेना, इससे तो स्कैंडल्स हो जाते हैं ना, कोई स्कैंडल हो जाता है मतलब ऐसे घपले वगैरह, तो स्कैंडलस है। मोरली तो बैठ ही है ना, तो स्कैंडलस इससे याद हो जाएगा, स्कैंडलस है। रिप्रेहेंसिबल है मतलब सामना ना करने हो, जिससे हम सामना ही नहीं कर सकते, ऐसी चीज है कोई। ड्रेडफुल है, डिस्ट्रेसिंग है, बड़ी ही स्ट्रेसिंग वाली चीज है कोई। डिजास्ट्रस है, डिजास्टर से याद करो इसको, डिजास्टर मतलब भूकंप या अरे डिजास्टर मतलब भूकंप कहाँ से हो गया, वो तो अर्थक्वेक होता है। डिजास्टर मतलब कोई ऐसी अनहोनी चीजें हो जाना, जैसे ये सब चीजें डिजास्टर सिचुएशन होती है, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है या साइक्लोन आ जाते हैं, ये सब सिचुएशन डिजास्ट्रस होती हैं, वही डिजास्टर है, डिजास्ट्रस है। ओ यूएस इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, इसलिए डिजास्ट्रस हो गया। डायर बहुत खराब सिचुएशन है। शेमफुल है, जिसको सामना ही नहीं कर सकते, बहुत ही निंदनीय है। अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, डेप्लोरेबल है, इतना खराब सिचुएशन है कि सर में दर्द हो गया तो एविल लेनी पड़ गई। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड, इनकम्बेंट। अच्छा, इनकम्बेंट के दो मीनिंग निकल कर आएंगे, किस किस सेंस में निकल कर आएगा वो चेक करते हैं। जैसे एक तो इनकम्बेंट आपको मालूम होगा कि अभी न्यूज में बहुत चला था, जब एक तो डोनाल्ड ट्रंप, नहीं डोनाल्ड ट्रंप कहा, डोनाल्ड ट्रंप की बात कहाँ से आ गई, अभी जैसे कोई चुनाव वगैरह होते हैं, तो उसके बाद जो चुनाव जीत जाता है, कोई भी जीता, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर है, पहले इससे इनसे नरेंद्र मोदी जी से पहले मनमोहन सिंह जी ही थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो तब जो उनको का अभी प्रेजेंट के जो हैं वो तो मोदी जी हैं, पर जो पीछे के थे वो फॉर्मर कहे जाएंगे। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो भाई हमारे वो हैं मनमोहन सिंह जी। फिलहाल तो अब नहीं है मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में, पर प्राइम मिनिस्टर की सीट पे तो रहे थे, एक तरीके से पोजीशन पे तो रहे थे, सॉरी, मनमोहन जी और हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो ये करंट के हैं, ये करंट में है, और ये फॉर्मर थे। ठीक है, फॉर्मर मतलब पीछे वाला, करंट मतलब अभी वाले। तो ये जो करंट वाले होते हैं, करंट कहते थे इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब प्रेजेंट में जो है, प्रेजेंट में जिसके पास सीट है, करंट में जिसके पास सीट है। तो इनकम्बेंट का मतलब करंट भी होता है, इनकम्बेंट का मतलब करंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट सीट किसके पास है, या उस ऑफिस होल्डर का, वो जो प्रेजेंट में ऑफिस होल्डर है वो कौन है। तो यहाँ पे ये मेन चीज होती है, उस पोजीशन, पोजीशन होल्डर से, या फिर चेयर होल्डर से, या फिर बेसिकली कोई भी आपका अगर ऑफिस है तो उस ऑफिस का होल्डर कौन है, मतलब उसका मुखिया कौन है भाई। तो ऑफिस होल्डर से इनकम्बेंट का मतलब ये होता है। इसी इनकम्बेंट का मतलब एक चीज एक और होता है, वो होता है कोई भी चीज कंपलसरी आपको फॉलो करनी ही करनी है, मतलब नेसेसरी है। कंपेलिंग है, कंपेलिंग मतलब आपको वो कंप्लाई करना ही है, मतलब आपको वो फॉलो करना ही है। अर्जेंट है, ठीक है। ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लाइज होता है ना, ऑब्लाइज मतलब आगे कार्य होना, तो ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी है, वो चीज फॉलो करनी ही है। बाइंडिंग है, आपको बांधा गया उस चीज से, वो करना ही है। नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही है। ठीक है, अर्जेंट है, कंपेलिंग है, कंपल्शन है, आपके लिए करनी ही है तो कंपेलिंग है। नेसेसरी है, बाइंडिंग है, बांधे गए हो उस चीज से, वो फॉलो करना ही करना है। ऑब्लिगेटरी है, फॉलो करनी ही है। ठीक है, तो ये जो इतने वर्ड्स हैं, ये इसको हम एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं, ये तो हमारे एडजेक्टिव हो गए। और जो नीचे के दिख रहे हैं, ये ऑफिस होल्डर है, करंट है, ऑक्यूपेंट है, मतलब उस सीट का होल्डर कौन है या पोजीशन होल्डर कौन है, तो वो नाउन फॉर्म में, ये नाउन फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरीके से यूज करते हैं इनकम्बेंट को, एज अ नाउन भी यूज किया जाता है, एज अ एडजेक्टिव भी यूज किया जाता है, मतलब ये नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है।
दोनों ही तरीके के इसके पार्ट ऑफ स्पीच हैं। इनकम्बेंट नाउन की तरह भी यूज करते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं। एडजेक्टिव की तरह तब यूज करेंगे जब वो कोई भी चीज फॉलो करने वाली है तो उसको एज ए एडजेक्टिव यूज करेंगे। और ऑफिस होल्डर या पोजीशन होल्डर या उस कोई जगह खाली हुई थी या भर गई, वो किसने आके पोजीशन ली आके, तो उसको हम इनकम्बेंट वो नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, हो गया, इजी था। नेक्स्ट इज एपिज्मल। ये लो भाई, दुखी बैठा है कोई, इतनी खराब सिचुएशन कुछ हो गई है कि जिसका कोई इसको सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, इतना खराब कुछ है जिसका कोई शायद वो मेजर ही नहीं कर पा रहा कि इतनी बड़ी सिचुएशन खराब है कि वो कुछ नहीं समझ पा रहा है करना क्या है। एबिस्मल, इसको याद रखने का एक तरीका है, ये मल वर्ड, मल या माला, ये रूट वर्ड्स होते हैं। अगर ये किसी वर्ड में आ जाए तो उसको बड़ा मैला मैला कर देते हैं, नाम में ही मैला है, मल है, मल है मतलब मैला है। मैला है तो भाई गंदा सा है, गंदा सा है तो जितने ये जहां जिस वर्ड में पहुंचेगा उस वर्ड को वो मैला ही बना देगा, मतलब गंदा बना देगा। तो उसको याद करने का तरीका है, जहां भी मल या मल मिल जाए वो निगेटिव वर्ड, निगेटिव ही होगा। तो एक तरीके से निगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मलेशियस होता है, मलेशियस, इसमें भी मलेशियस में भी कहीं मल आ रहा है ना, मलेशियस है, मल आया, मल है मतलब मैला है, गंदा हो गया, भाई मलेशियस का मतलब ही गंदा ही होता है, कुछ गंदा सा है। तो एबिस्मल को याद करने का तो बहुत आसान तरीका हो गया कि हमें इसमें रूट वर्ड मिल गया मल। अच्छा, अगर आप लोग को रूट वर्ड्स की क्लास चाहिए हो तो प्लीज बता देना, रूट वर्ड्स अगर आप चाहो तो करा दिए जाएंगे। और अगर ऐसे ही आप इजीली याद कर पा रहे हो तो ऐसे ही बता दो भाई। और अगर पीडीएफ चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। कि अगर आपको उसका ऐसे नहीं, इतना इनफ नहीं है तो पीडीएफ वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। पर उसके लिए भाई कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि हाँ क्या क्या करना है। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बता दो। मतलब एक तरीके से इसमें हमें भी हेल्प मिलेगी आप जानने में कि आपको चाहिए क्या, कैसा चाहिए, कितना चाहिए, कहाँ आपको कमी लग रही है। तो आप थोड़ा सा हम्बल होके, जनरस होके आप कमेंट करके बता सकते हो इस चीज को, कोई वो इशू नहीं है। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा लाइक वाइक कर देना तो हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए, एबिस्मल हो गया। ये है मीनिंग इसका, वेरी बैड ऑफ वेरी क्वालिटी, मतलब वेरी पुअर क्वालिटी, सॉरी, कोई भी चीज बहुत ही खराब क्वालिटी है, बहुत बुरी है। एबिस्मल, मल से तो हमने याद कर ही लिया था। सिनोनिम क्या है इसके? ग्रेट एक्सटेंट है, इमेजरेबल है, जिसको आप मेजर ही नहीं कर सकते हैं, इतना खराब है एबिस्मल, बहुत ही खराब हो। वही ना, मल आ गया ना तो बहुत ही खराब, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत खराब, इतना खराब है कि आप उसको मेजर ही नहीं कर सकते हो, इमेजरेबल है, बहुत डीप है। कोई भी सिचुएशन ऐसी खराब जो है वो बहुत डीप है, एंडलेस है, कोई उसका एंड ही नहीं दिख रहा है, एंडलेस है, अनफेथमेबल है। अनफेथमेबल, फेथम मतलब होता है जिसका कोई एंड होता है, फेथम मतलब होता है, फेथम मतलब किसी चीज का एक पॉइंट होना, एक किसी चीज का एंड होना, या कह सकते हैं एक सरफेस होना कहीं ना कहीं किसी चीज की। पर उसका अपोजिट क्या कर देंगे, अनफेथम। अनफेथम, अनफेथम मतलब एक दिख ही नहीं रहा उसका एंड कहाँ पे है, डीप है कोई चीज, बहुत इतनी डीप है कि उसका कोई बॉटम ही नहीं है। तो फेथम मतलब जिस बॉटम होना, एक तरीके से बॉटम कह सकते हैं, बॉटम सरफेस हो या बॉटम है, फेथम वो हो गया। और अनफेथम क्या हो गया, बहुत ज्यादा कोई चीज डीप है, बॉटमलेस है कोई चीज, वो हो गया तो अनफेथमेबल, अनफेथमेबल क्योंकि हमें एडजेक्टिव बनाना है ना, अनफेथमेबल है कोई चीज, बॉटमलेस है, उसका कोई किनारा नहीं है, कोई तरह सिरा नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कहाँ तक जा रही है वो सिचुएशन हमें नहीं पता है, अनफेथमेबल है, बॉटमलेस है, बॉटम ही नहीं है, बस
डीप, इतनी डीप है, उसका बॉटम है भी या नहीं है कुछ नहीं पता, बस होता मतलब चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। एबिस्मल तो हो गया हमारा, एबिस्मल डन हो गया। मल आया है, मल को याद रखेंगे। अच्छा नेक्स्ट वर्ड इज मॉडेस्ट। ये अच्छा सा वर्ड है, मॉडेस्ट है जो एक इंसान होता है जो बहुत ही नपा तुला सा सब चीजें बोलता है, बहुत सोच समझ के कुछ करता है, बहुत ज्यादा बोलता भी नहीं है, बताता भी नहीं है, बस शांत रहता है। उसे बोलने से ज्यादा कामों पे बस इसको भरोसा होता है, एक तरीके से अपने कामों में लगा रहता है, और बोलेगा भी तो बड़ा नपा तुला बोलेगा। तो इसका मीनिंग क्या है, नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट योर ओन एबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज के बारे में कभी भी मतलब कहते नहीं अपना ही बखान करने में लगे हुए हैं। तो ये ऐसे मॉडेस्ट इंसान वो होते हैं जो अपना बखान करने में नहीं लगे रहते हैं। तो एक तरीके से हम्बल होते हैं, बहुत ही क्वाइट होते हैं, शांत होते हैं, सिंपल से होते हैं, लिमिटेड कह सकते हैं, ऑर्डिनरी कह सकते हैं, मतलब बहुत दिखने में ऑर्डिनरी से होते हैं, सरल से होते हैं, रीजनेबल होते हैं। पर्सनैलिटी उसकी अंदर से कहीं ना कहीं अच्छी है, क्वालिटीज तो अच्छी ही है ना, बाहर से ऑर्डिनरी ही है, शांत है, सिंपल है, बहुत ही लिमिटेड सा है, पर इंटरनली रीजनेबल है। कोई भी चीज बोलेगा तो रीजन के साथ बोलेगा वो इंसान, तो रीजनेबल है। और शाय भी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं शाय, थोड़ी बहुत शाइनेस होती है, बोलना जरूरी नहीं समझते हैं, या शाइनेस जो भी होता हो, तो शाय नियर सिनोनिम में आ जाएगा, रीजन ऑर्डिनरी भी नियर सिनोनिम में, लिमिटेड नियर सिनोनिम में। बाकी हम्बल, क्वाइट, सिंपल, रीजनेबल, ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं और ये इसके सिनोनिम्स ही हैं। रीजनेबल है, हम्बल है, मेन इसका जो मॉडेस्ट का मतलब होता है वही होता है, हम्बल, क्वाइट और रीजनेबल, बहुत ही रीजनेबल है, नपा तुला सा बोलता है, बहुत ही लॉजिकल है, लॉजिक के साथ बोलता है, लॉजिकल है, टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीजें, ठीक है, मॉडेस्ट हो गया। इसके पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज एप्रीहेंड। अच्छा एप्रीहेंड भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसको याद करने का तरीका बड़ा आसान है। जैसे एप्रीहेंड के दो, इसके भी दो मीनिंग निकल कर आएंगे। एक तो आपको दिख रहा है भाई हथकड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं मतलब ये पुलिस वाला अरेस्ट करने जा रहा है किसी को, तो एक तो इसका मतलब अरेस्ट है, किसी को पकड़ना, और दूसरा मतलब है कॉम्प्रीहेंड करना। कॉम्प्रीहेंड को इजीली याद रख सकते हो, एप्री मतलब इसके देखो मैच हो रहे हैं, एप्रीहेंड लास्ट वर्ड मतलब जो राइमिंग है वो एक तरीके से मैच कर रही है, एप्रीहेंड है, कॉम्प्रीहेंड है, एप्रीहेंड है, कॉम्प्रीहेंड है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब कोई चीज समझ के जब हम कर रहे होते हैं ना, अंडरस्टैंड करते हैं उसे, पैसेज दे दिया जाता है आपको, उसको कॉम्प्रीहेंड करना पड़ता है, मतलब कॉम्प्रीहेंशन दिया जाता है, फिर उसको कॉम्प्रीहेंड करके आपको क्वेश्चंस और आंसर्स नीचे लगाने पड़ते हैं, तो उसको समझेंगे ना, पहले अंडरस्टैंड करेंगे, कॉम्प्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड करेंगे, तो अप्रीहेंड का मतलब भी कॉम्प्रीहेंड करना और अंडरस्टैंड करना, और दूसरा मतलब क्या है, किसी को पकड़ना। अच्छा इसको याद रख सकते हैं, कॉम्प्रीहेंड से भी याद रख सकते हैं, जब हम कॉम्प्रीहेंड कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वर्ड्स पकड़ रहे होते हैं ना, कि अच्छा इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, तो उसको पकड़ने को इस तरीके से याद कर सकते हो कि एप्रीहेंड के दो मीनिंग है, पकड़ना और एक कॉम्प्रीहेंड करना। पकड़ना इन द सेंस अरेस्ट करना, सीज करना, अरेस्ट भी कहेंगे, अरेस्ट कर लेना, अरेस्ट कर लेना, सीज कर लेना, कैप्चर कर लेना, ग्रैब कर लेना, ठीक है। अब ये आ गए कॉम्प्रीहेंड कर लेना, परसीव कर लेना, परसीव कर लेना मतलब समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, परसीव बहुत ही अच्छा वर्ड है, परसीव करना इंटरनली समझ लेना, ठीक है। तो एप्रीहेंड हो गया, और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये वर्ब है, मतलब इसमें हम आईएनजी लगा सकते हैं। पार्ट वर्ब को बहुत ही अच्छा तरीका याद रखने का कि जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं जिनमें एक्शन हो रहा होता है, तो वो सब पार्ट ऑफ स्पीच हमारी वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे एक्शन होना मतलब जब हम समझ रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक्शन है, कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं मतलब एक्शन ही तो कर रहे हैं, अच्छा अरेस्ट कर रहे हैं वो भी तो एक्शन ही है, कर रहे हैं ना। और उसमें हम दूसरा तरीका देखेंगे, आईएनजी इजी लग जाता है, जैसे एप्रीहेंडिंग हम बना सकते हैं, एप्रीहेंडिंग, मतलब ऐसा नहीं कि ये सब में जरूरी हो, पर थोड़ा सा लगा के देखेंगे कि आईएनजी इजीली लग जा रहा है या नहीं।
एप्रीहेंडिंग में आईएनजी आराम से लग रहा है ना, वर्ड भी थोड़ा सेंसिबल लग रहा है, तो इसका मतलब ये वर्ब है। तो वर्ब को इस तरीके से पहचानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ईल्ड। अच्छा, ईल्ड के भी दो मतलब निकल कर आएंगे। पहला तो इजीली सबको पता ही होता है, जैसे ये पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, क्या है ये, क्रॉप है एक तरीके की। उस क्रॉप से हुआ क्या है, उस क्रॉप से, हाँ, उस क्रॉप से कुछ ना कुछ, ये एक तरीके से उन्होंने प्रोडक्शन, उनकी ये प्रोडक्शन है। क्रॉप क्या है, प्रोडक्शन ही तो है। कोई बीज बोया होगा भाई, वो बड़ा हुआ, फिर उसके बाद फसल तैयार हुई, फसल तैयार हो गई, फसल काट ली, तो वो उनका क्या है, प्रोडक्शन। उन्होंने ना प्रोड्यूस किया, उसको एक तरीके से बनाया है ना, पानी यानी सब कुछ, खाद वगैरह सब डाली गई होगी, तो वो प्रोड्यूस करा है उन्होंने। ऐसा कोई फैक्ट्री होती है, पहले रॉ मटेरियल लेकर आती है, फिर रॉ मटेरियल से पूरा जो तैयार करती है, कोई भी उसको जो भी प्रोडक्शन उसका तैयार करना है, वो प्रोडक्शन ही तो कहलाता है। जो प्रोड्यूस करते हैं वो चीज, रॉ मटेरियल से कोई भी चीज बनाते हैं, जो तैयार करते हैं हमारे लिए, प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो जो प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब ही क्या है, प्रोड्यूस किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। तो यील्ड का मतलब भी क्या है, प्रोड्यूस करना एक तरीके से। तो प्रोड्यूस करना मतलब कि वर्ब, वर्ब भी है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन है, तो नाउन भी है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन तो हुआ होगा ना, प्रोडक्शन एक तो है, प्रोडक्शन एक है, प्रोड्यूस। प्रोड्यूस जो किया है, और प्रोडक्शन पूरा रिजल्ट एक तरीके से, प्रोडक्शन कितनी इकट्ठी, कितनी प्रोडक्शन करी, मतलब उसको नाउन फॉर्म में। ये आईओएन ज्यादातर देखोगे तो नाउन में मिलेगा। नाउन का भी एक ट्रिक है भाई, जिसमें आईओएन मिल जाए वो नाउन है, ओयूएस मिल जाए एडजेक्टिव है, एलवाई मिल जाए एडवर्ब है, अगर एक्शन वर्ड्स हैं तो वर्ब है। इजी। ऐसे ही प्रोडक्शन, प्रोड्यूस, जो हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जब बना रहे होते हैं, जैसे कोई बहुत सिंपल से एग्जांपल, कोई ड्राइंग है, वो ड्राइंग हम बना रहे हैं, जब तक बना रहे हैं वो एक्शन मतलब वर्ब है। जब बन के तैयार हो गई, तब तक तो ड्रॉ कर रहे थे, अब जब बन गई पूरी तो वो क्या है, ड्राइंग है। ड्राइंग क्या है, ऑब्वियसली नाउन है, ठीक है। तो वो नाउन, अब ये मत कहना उसमें आईएनजी लग गया तो वो नाउन कैसे हो गई, भाई आईएनजी लग के भी नाउन बनते हैं, वो अगला कॉन्सेप्ट है, वो ग्रामर में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रोडक्शन क्या है, नाउन है, प्रोड्यूस क्या है, वर्ब है। प्रोड्यूस वर्ब हो गया, क्योंकि प्रोड्यूस कर रहे थे एक समय पे, अब वो तैयार हो गया तो वो प्रोडक्शन बन गया, ठीक है। नाउन हो गया, वर्ब हो गए इसके पार्ट ऑफ स्पीच। तो प्रोड्यूस करना। अब एक और इसका मीनिंग क्या होता है, किसी को बहुत ओबे करना, या फिर कहीं ना कहीं अपना सरेंडर कर देना किसी, हम किसको ओबे, ओबे किसको करेंगे आप, आज की बात ले लो, हर किसी की बात नहीं मान सकते हो, किसकी बात मानोगे, जहां आपने अपना पूरा सरेंडर कर रखा है कि हाँ भाई ये इंसान तो या ये चीज तो गलत हो ही नहीं सकती, मतलब आपने पूरा सरेंडर दे दिया, अपना सरेंडर कर दिया, अपने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया, गिव इन कर दिया, अपनी तरफ से सरेंडर कर दिया। तो ओबे तो ठीक है एक तरीके से, ओबे भी कहेंगे और सरेंडर भी कहेंगे इसे, सरेंडर करना। तो सिनोनिम, प्रोडक्शन, अर्निंग्स, ये देखो भाई प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन होती है वही तो अर्निंग होती है। अब ये क्या है, ये सब ऐसे थोड़ी ना घास फूस की तरह पड़ा रहेगा, जाके इसको बेचेंगे मार्केट में, मार्केट क्या होगा, जितना भी भाई रेट चल रहा होगा उस हिसाब से इनको प्रॉफिट मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, तो वो उनकी अर्निंग्स हो जाएंगी। यही आउटपुट होता है। आउटपुट क्या, आप कुछ भी डेटा डालते हो कंप्यूटर में, इनपुट करते हो, एक तरीके से डेटा इनपुट किया, अब उसका आउटपुट क्या निकल रहा है, मतलब उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। आउट अब जैसे कुछ भी, कोई भी चीज आप तैयार करने जा रहे हो, एक इनपुट ही तो है, आपने कुछ इसको कमांड ही तो करते हो, चैट जीपीटी पे अपना प्रॉम्प्ट ही तो डालते हो, कमांड देते हो ना, फिर वो आपको कुछ तैयार करके दे देता है, तो वो उसका आउटपुट हो गया ना, कि हाँ उसका रिजल्ट ही निकल कर आया है। तो रिटर्न में आपको क्या मिला है, रिटर्न में क्या मिला,
रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, रेवेन्यू मतलब मुनाफा, प्रॉफिट। टर्न आउट कितना हुआ, ठीक है। ये सब तो हो गए हमारे नाउन, ये सब नाउन है। टर्न आउट में देखो भाई आईएनजी नहीं लग सकता, रेवेन्यूइंग नहीं हो सकता, ठीक है। रिटर्न, ये रिटर्न के भी दो होते हैं, नाउन और वर्ब तरीके, दोनों तरीके से यूज होता है। आपका रिटर्न क्या है, यहाँ पे लौटने का मतलब नहीं है, यहाँ पे रिटर्न का मतलब है आपने कुछ दिया था उसके रिटर्न कितना आपको मिला, तो वो रिटर्न क्या है, आउटपुट क्या है, अर्निंग्स क्या है, रेवेन्यू क्या है, मुनाफा क्या है, टर्न आउट क्या है, प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वर्ब्स, वर्ब्स फॉर्म इसकी, सरेंडर कर देना। गिवन का मतलब, अब गिवन यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, गिवन मतलब पूरी तरीके से आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, गिवन कर दिया है। बो, बो का मतलब झुकना, बो डाउन सुना है ना आपने, नीचे झुकना, बो डाउन, बो डाउन करना, किसी को किसी के पैर छूना एक तरीके से, तो उसको कहते हैं बो डाउन करना। टच द फीट, या बो डाउन मतलब झुक के नमस्कार करते हैं जो, तो भाई वो हो गया बो डाउन, ठीक है, बो डाउन हो गया। अच्छा, अब है कैप्चुलेट। कैप्चुलेट का मतलब ये होता है एक तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दिया, आपने आपने अपने आप को कहीं पे भी समर्पित कर दिया, दैट इज कैप्चुलेट। सकम्ब मतलब सरेंडर, पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दिया है, सकम्ब। सकम्ब एक फिक्स प्रीपोजिशन के साथ आता है, क्या है, सकम्ब टू। सकम्ब जो है हमेशा टू के साथ, आपको अगर फिक्स प्रीपोजिशन आ रही है तो आप टू ही लगाओगे, सकम्ब टू होता है। और गिव अप कर देना, गिव अप मतलब कोई चीज त्याग देना, ठीक है, ये नियर सिनोनिम में आ जाएगा, अबंडन कर देना, त्याग देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखें, तो यील्ड के दो मीनिंग क्या है, सरेंडर करना और प्रोडक्शन एक, या प्रोड्यूस करना। अच्छा, अगर किसी को नाउन, प्रोनाउन और वर्ब इन सब में प्रॉब्लम होती हो तो बता देना, फिर उसको अलग तरीके से ग्रामर में कवर करेंगे, यहाँ हम केवल वोकैब पे ध्यान देते हुए चल रहे हैं। हाँ, ये लिबरल, लिबरल तो लिबर्टी दे, मतलब लिबरल एक तरीके से आजाद इंसान होता है, खुली सोच वाला इंसान, बहुत ही लिबरल है, हम्बल है, टॉलरेंट है, बहुत ही पेशेंस के साथ आपकी बात सुनेगा, समझेगा, सारे जो डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं उनको कंसीडर करता है। लिबरल इंसान जो होता है, खड़ूस टाइप का नहीं कि हाँ भैया जो उसने सोच लिया बस वही सही है, ऐसा नहीं होता है। लिबरल मतलब जब आप सबकी बात कंसीडर तो करोगे, एटलीस्ट कंसीडर करके फिर एक ओपिनियन पे पहुंचोगे, तो कंसीडर डिफरेंट ओपिनियंस मतलब अलग अलग तरीके के ओपिनियंस को कंसीडर करता है जो लिबरल होता है। टॉलरेंट, टॉलरेंट मतलब एक तरीके से वही है, बर्दाश्त कर लेना, बर्दाश्त करना मतलब कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, सामने से अग्रेसिवनेस आ रही है तो आप एकदम से भड़क जाते हो, तो वो नहीं, आप ठीक है समझोगे उसके बाद, सुनोगे कि वो अगर अग्रेसिव भी हो रहा है तो किसी अपने रीजन की वजह से है, आप पे अग्रेशन नहीं है उसका, वो बस उसका तरीका है कहीं ना कहीं उसको अग्रेशन के थ्रू दिखाने का। तो टॉलरेंट होना, ब्रॉड माइंडेड, खुला दिमाग का होना, बहुत ही अच्छी सोच रखना, ब्रॉड अप्रोच रखना, संकुचित ना होना, ये नहीं कि हाँ बस इतना सही सोचेंगे, क्या पता इसके अगले लेवल पे भी कुछ हो सकता है, उस लेवल तक का सोचना, तो वो ब्रॉड माइंडेड हो गया। कैथोलिक होना, अच्छे सोचने वाला, बहुत ही खुले विचारों का होना। ह्यूमनिस्टिक होना मतलब उसकी अप्रोच कैसी है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, मतलब मानववादी एक तरीके से। ह्यूमन, हर इंसान का सोचने वाला, आजकल तो बहुत कम ही लोग ऐसे मिलेंगे पर कुछ हैं जो लिबरल हैं, वो ह्यूमनिस्टिक, हर ह्यूमन का सोचते हैं कहीं ना कहीं, तो ह्यूमनिस्टिक है। एडवांस्ड है, वो भी एडवांस्ड ही लोग हैं जो इतनी खुली सोच रखते हैं, हर तरीके की सोच को सम्मान देते हैं। जेनरस है, बहुत ही हम्बल है, जेनरस में उदारवादी है। फ्री है, एक तरीके से खुद ही फ्री है। काइंड है, बड़े दयालु हैं। लीनियंट है, बहुत ही लीनियंट है, मतलब एडजस्टेबल है, समझते हैं सारी चीजों को, जो
तो वो लीनियंट इंसान होता है। लीनियंट होना, काइंड होना, जेनरस होना, एडवांस्ड होना, ह्यूमनिस्टिक होना, ब्रॉड ब्रॉड माइंडेड होना, टॉलरेंट होना, मतलब हर ओपिनियन को आप डिफरेंट जितने भी होंगे वो कंसिडर करोगे। तो लिबरल हो गया आजादी वाली सोच, बस इतना दिमाग में रखो, आजादी वाली सोच, दैट इज लिबरल। और इसके सिनोनिम, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखें। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डेरेलिक्ट। अच्छा, डेरेलिक्ट, ये बड़ी खराब खराब सी रोड दिख रही है, मतलब शायद इसकी किसी ने केयर ही नहीं करी, इसको ध्यान ही नहीं दिया, तो ये क्या हो गया, खराब हो गई बहुत। तो इसका मीनिंग क्या है, नो लॉन्गर यूज्ड एंड इन बैड कंडीशन, मतलब कई समय से वो यूज नहीं की गई और कहीं ना कहीं बहुत खराब सिचुएशन में है, इसलिए डेरेलिक्ट। खराब सिचुएशन में है, डेरेलिक्ट है। बहुत समय से यूज नहीं की गई है, या मतलब उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया, तो वो खराब हो गई है, खराब हो गई है, बहुत ही डेरिलिक्ट कंडीशन है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। अच्छा, मेरा एक तरीका है एडजेक्टिव को बताने का, इसके आगे नाउन लगा के देख लो या प्रोनाउन लगा के देखो, मतलब मोस्टली नाउन लगा के देखो। जैसे कंडीशन लगाया, कंडीशन नाउन होता है ना, तो बात तो बन रही है ना अपनी। डेरिलिक्ट कंडीशन है, खराब कंडीशन है बड़ी, मतलब ये एडजेक्टिव है। जिसके आगे नाउन नहीं सेट हो पा रहा है तो वो एडजेक्टिव नहीं है फिर तो सिनोनिम इसके देखें, केयरलेस है, मतलब जैसे किसी चीज की परवाह नहीं है एक तरीके से, केयरलेस है। नेग्लिजिएंट है, नकार रखा है, स्लेक है, डेजोलेट है, शैबी है, बहुत ही एकांतवासी, डेजोलेट मतलब एकांतवासी। ये इस पिक्चर का मतलब ये नहीं कि इसको यही सच मान के बस इतना ही मीनिंग है, उसके डेरिवेट के कई मीनिंग निकल रहे होते हैं, तो वो सब हमें याद रखने पड़ते हैं। जैसे डेरिवेट एक निगेटिव वर्ड है, कहीं ना कहीं निगेटिव इस तरीके से कि कोई अगर इंसान है, उसे अकेले में ही रहना पसंद है, बाहर की चीजों से केयरलेस है, उसे फर्क नहीं पड़ता है, कोई चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो केयरलेस है। केयर फ्री और केयरलेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हम बात करेंगे केयर फ्री की, तो ये पॉजिटिव वर्ड है केयर फ्री। केयर फ्री तो होना निश्चिंत होना, एक तरीके से चिंता ना, मतलब अपने काम करते रहना और बाकी वही चिंता ना करना, बस काम करते रहो। केयरलेस वो होता है इंसान जिसे परवाह ही नहीं है किसी चीज की, उसे कुछ करना भी नहीं है, ना चिंता है, कुछ नहीं है, वो केयरलेस है, ध्यान ही नहीं है, किसी चीज से मतलब नहीं, मतलब एक तरीके से केयरलेस है, वो बहुत ही निठल्ला टाइप इंसान है, हर चीज को हल्के में हवा में उड़ा देना, वो केयरलेस है। नेग्लिजिएंट है, स्लेक है, डेजोलेट है, एकांतवासी है, एकांत में रहता है, शैबी है, ठीक है, वही केयरलेस है, शैबी है, केयरलेस है, ठीक है, केयरलेस। नेक्स्ट वर्ड, इम्पोजिंग। अच्छा, इम्पोजिंग ये वाला तो समझेगा कोई भी, इम्पोजिंग को एक उस सेंस में यूज करते हैं, कोई चीज किसी पे थोप देना, थोपना, मतलब चाहे जबरदस्ती कह लो या फिर वो चीज इतनी ऑब्लिगेटरी होती है कि उसको इम्पोज कर दिया जाता है, थोप दिया जाता है कि हाँ भाई ये फॉलो करना ही करना है, कोई भी चीज, कोई भी रूल आए, कुछ भी आए, वो ऑटोमेटिक इम्पोज अगर कर दिया है तो आपको फॉलो करना ही है। तो ये इसका मीनिंग क्या है, हाँ, ये एक तो थोपना और दूसरा मीनिंग ये भी होता है बिग एंड इम्पोर्टेंट, कोई चीज इतनी बिग और इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोजिंग है, एक तरीके से अट्रैक्टिव भी है, इम्प्रेसिव है, बहुत ज्यादा छाप छोड़ने वाली कोई चीज है, इम्प्रेसिव है, कमांडिंग है, वही थोप दी गई है, थोपना भी कहते हैं, और कोई चीज इतनी ऑब्लिगेटरी है या फिर कुछ है तो आपको फॉलो करनी है, कमांडिंग है, इम्पेरियल है, बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, इम्पीरियल है, बहुत बड़ी है, कोई चीज बहुत बड़ी है, इम्प्रेसिव है, वो सब इम्पोजिंग है, ठीक है। इम्पोजिंग को दो तरीके से यूज करेंगे, अगर कोई रूल या
कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर या ये सब चीजों की बात आएगी तो वहां पे भी इम्पोजिंग ही आपको वर्ड ही यूज करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपने जो रूल्स और रेगुलेशन लाती है वो इम्पोज ही करती है। वो वहां पे ये नहीं करेंगे कि हाँ आपसे पहले पूछें, आके पूछेंगे नहीं। उन्हें जो, क्योंकि वो हमारे फायदे में होते हैं, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं तो हमें उन्हें फॉलो करना ही करना है। एक तरीके से उनकी कमांड फॉलो करनी है, तो वो कमांडिंग होती है, तो फॉलो करनी ही है। ठीक है, तो वो इम्पोज की जाते हैं, उस सेंस में थोपना यूज करते हैं। तो कमांडिंग है, इम्प्रेसिव है, इंपेरियल है। ठीक है, एडजेक्टिव है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट वर्ड और देख लेते हैं, 2-3 वर्ड और हैं, फटाफट वो भी निपटा लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पर्टिनेंट। अच्छा, इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट दोनों ही ऐसे मुंह सड़ाए हुए से हैं, मतलब बड़े ही रूड टाइप के हैं, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है एक दूसरे के लिए, लड़ाई करके बैठे हुए हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? नॉट शोइंग रिस्पेक्ट टू समबडी, मतलब आपको जिसको रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हो। इम्पर्टिनेंट हो मतलब कि अपने खड़ूस टाइप को, कोई खड़ूस टाइप के हो तो इम्पर्टिनेंट हो। इम्पर्टिनेंट हो, खड़ूस हो, रूड हो, बोल्ड हो। बोल्ड मतलब इतने बोल्ड कि बस जो मन में आ रहा है बोल दिया। एरोगेंट हो, डिस्ग्रेशियस हो, अभद्र हो बड़े, डिसरिस्पेक्टफुल हो, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, डिसरिस्पेक्टफुल हो, बोल्ड हो, रूड हो, एरोगेंट, एरोगेंट एरोगेंट मतलब जिद्दी टाइप का इंसान, बोल्ड होना, रूड, जिद्दी, हाँ एरोगेंट। एडामेंट भी होता है भाई, जिद्दी, वो जिद्दी होता है। ये नियर सिनोनिम में आ सकता है पर एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है। एरोगेंट थोड़ा गुस्सैल टाइप का होना, बहुत ही एरोगेंट होना, घमंडी टाइप का होना, तो इसलिए यहाँ पे एरोगेंट है। रूड है, बहुत ही रूड है, कोई रिस्पेक्ट नहीं किसी के लिए। बोल्ड है, डिसरिस्पेक्टफुल है, ठीक है, किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो इम्पर्टिनेंट, पर लगे हुए हैं भाई, हवा में उड़ता रहता है, जब देखो हवा में उड़ते उड़ते घमंड आ गया, घमंड आ गया तो रूड हो गया ना सिंपल। पर लगे हुए, इम्पर्टिनेंट, पर लगे हुए। नेक्स्ट वर्ड इज डिब्बी। भैया एक पिटारा है, डिब्बा है, डिब्बा, उस डिब्बे में से सबको शेयर मिलेगा, हाफ हाफ, ये भाई पार्टनरशिप करी गई है, सबको आधा आधा बटेगा। तो डिब्बी का मतलब होता है शेयर आउट, कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करना, एक तरीके से शेयर होना किसी का किसी चीज में। अब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, मान लो भाई 2 लोग हैं, ए और बी लोग हैं, ये अपना क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, इसने कुछ इन्वेस्टमेंट दी होगी, इसने कुछ इन्वेस्टमेंट दी होगी। अब दोनों का बिजनेस पूरा चल रहा है, लास्ट में जो भी प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आ रहा है, अब उस प्रॉफिट को बांटा जाएगा, वो जो बांटा जाएगा सबके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग बांट दिया जाएगा। तो जो बांटा गया है ना, इसी को तो डिब्बी, वही जो बांटा गया, या फिर उसमें से जो प्रॉफिट, एक हिस्सेदारी होना, हिस्सा होना, वो डिब्बी कहलाता है। तो डिब्बी वो 2 तरीके, मतलब 2 पार्ट ऑफ स्पीच इसकी भी है, वर्ब है और ये नाउन भी है। इसको एज ए नाउन भी यूज करेंगे और इसको एज ए वर्ब भी यूज कर लेंगे। तो एज अ वर्ब कैसे यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करना, एक तरीके से डील करना, डिवाइड करना, वो सब वर्ब हो गई हमारी। और नाउन कैसे? अ डिविडेंड, मतलब किसी का किसी में शेयर होना, हिस्सा होना। भाई ए का भी हिस्सा है यहाँ पे, बी का भी हिस्सा है, दोनों क्या है? डिविडेंड है। ये जो प्रॉफिट निकल कर आएगा, डिविडेंड, एक तरीके से इसमें ए का भी है, बी का भी है, तो हिस्सा होना। ठीक है, एज अ नाउन भी यूज करा हमने इसे। And the last word is whimsical. Whimsical. whimsical को याद कर सकते हैं इस तरीके से, सिक है कहीं ना कहीं, सिक है, वो दिमाग से सिक है, बीमार है, बीमार है मतलब दिमाग से, एक तरीके से वो सोचता समझता नहीं है क्या बोल रहा है, बस फनी कह नहीं देते ऐसे लोग को, ज्यादातर पागल कह देते हैं, पागल है, ठीक है।
पर लेकिन वो इंसान मौज में होता है। तो फनी होना भी अच्छी चीज है, पर दूसरे तो पागल ही बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं सिक है, विमसिकल है। विमसिकल है, फनी है, कोई चीज बहुत ही फनी है, कॉमिकल है, अम्यूजिंग है, फैंसीफुल है, प्लेफुल है, मतलब कि सीरियस नहीं है कोई। जो होता है ना यूजुअल चीजें होती हैं उससे कुछ हटके है, अलग है, अनयूजुअल है, सीरियस नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसे लोगों को भाई कुछ सीरियस लोग जो होते हैं वो पागल कह देते हैं, पर वो पागल तो नहीं होता है। फनी होना कोई पागलपन नहीं है, हर टाइम सीरियस भी नहीं रहना चाहिए। तो whimsical है तो वो क्या है, बहुत ही फनी है। ठीक है, इसको बस याद करेंगे हम, इससे सिक से याद करने का तरीका है whimsical, प्लेफुल है, कोई चीज बहुत ही अम्यूजिंग है। स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, यहाँ पे एन आएगा। अम्यूजिंग की स्पेलिंग होती है AMUSING, अम्यूजिंग स्पेलिंग एरर है। ठीक है, फनी है, कोई चीज बड़ी फनी है, कॉमिकल है, जिसको सुन के बड़ी हंसी आ रही है, प्लेफुल है, खेल उसको उसके संग खेलने में भी बड़ा मजा आ रहा है, बहुत ही फैंसीफुल है, बहुत ही मजा किया है। ठीक है, तो ये इतने हमारे वर्ड्स हो गए। ऐसे ही और भी, ऐसे ही आराम से वोकैब करते जाएंगे, कवर कर लेंगे। और ये जितने वोकैब आप आज पढ़े हैं, एक बार और इसको पढ़ लेना। और करना क्या है, कुछ कुछ यहाँ से वोकैब उठा के आगे जितनी क्लासेस होंगी उसमें हम धीरे 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 रिवाइज करते जाएंगे, जिससे ये चेक कर सकें हमें पीछे के याद रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं। तो उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ भी पीडीएफ वगैरह चाहिए है, डाउनलोड करनी है, तो बता देना कमेंट सेक्शन में, फिर उस तरीके से देखते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।